हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा खामोशी प्लीज। ये क्वेश्चन ना थोड़ा थोड़ा वो स्ट्रक्चर चेंज करके देता है इस जो हम कर रहे हैं ईओक्यू का ये फेज। 23 में 8 नंबर का ये सवाल आया हुआ है, और अगर आप देखें तो स्प्रिंग 23 और ऑटम 23 उसने दो दो क्वेश्चन ईओक्यू के दिए हैं पेपर, और तकरीबन ये 8 और आगे 4-5 नंबर का साथ देता है। जैसे अगर आप ऊपर देखें, ऊपर वाला सवाल अपना, ये भी ऑटम 23 का सवाल है। तो ये ऑटम 23 के अंदर ये 16 नंबर का ईओक्यू के सवाल आ गया, जिसकी वजह से इसने फिर लोगों ने धोखा खाया और बहुत अच्छा ईओक्यू तैयार किया मार्च 2024 के लिए, और वो सवाल ही नहीं आया, 1 नंबर का भी सवाल नहीं आया। तो ये इस तरह से अब आई कैप का ये स्ट्रक्चर हो गया कि लोग जिसकी ज्यादा तैयारी करने की कोशिश करते हैं तो उसमें से आई कैप नहीं भी देता। जैसे मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, पिछली 3 या 4 अटेम्प्ट से नहीं आया बस, और अब वो वैसे नहीं होता बंदा कोई गुस्सा बर्दाश्त करके बैठा रहे तो एक ही दफा बर्न आउट होता है, तो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन भी गुस्सा करके बैठा। तो अब जब उसने आना है ना तो पता चलेगा कि किस हालात में वो आया है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर रखना है। कहते हैं कि डिटरमाइन वेदर आरईएल शुड मेंटेन सेफ्टी स्टॉक, एनी सेफ्टी स्टॉक, assuming that the current trend of the deliveries would be continue। कहता है कि क्या उसे कोई सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए या नहीं। ये कल सवाल हमने पढ़ भी लिया था। लिखा हुआ है कि सबसे पहले कि उसको 2 kg एक्स चाहिए और 3 kg वाई चाहिए। ओके, अब 400 रुपए का एक्स मिलता है और 250 का वाई मिलता है, और वो खरीदता कहां से है? पिशावर से। ये सवाल क्योंकि कल पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। वो कहता है कि नॉर्मल 10 दिनों में हमें स्टॉक मिल जाता है, लेकिन पिछले 24 ऑर्डर्स के अंदर हमारी ये प्रोबेबिलिटी रही है कि हमें 20 ऑर्डर मिले हैं। 20 दिनों में ऑर्डर जो मिला, 10 दिनों में जो ऑर्डर मिले हैं वो 20 है, 11 दिनों में जो ऑर्डर मिले हैं वो 3 है, और 12 दिनों में जो ऑर्डर मिला है वो 1 है। ये पिछले 24 का उसने हमें डाटा दे दिया। इसको चाहते तो हम प्रोबेबिलिटी में कर लेते, लेकिन क्योंकि आई कैप का सोल्यूशन सारे रिकमेंड किया जाता है, ज्यादा वही देखे जाता है, तो उस सोल्यूशन को भी हमने अंडरस्टैंड करना है। फिर लिखा हुआ है कि प्रेजेंटली आरईएल डज नॉट मेंटेन एनी सेफ्टी स्टॉक। अभी वो कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखता। इसका मतलब है उसे कोई होल्डिंग कॉस्ट नहीं पड़ती एक्स्ट्रा। ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 वाली तो पड़ती है, एक होता है ईओक्यू डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक की अभी उसे कोई कॉस्ट नहीं पड़ती। अब ये डिसीजन मेकिंग का सवाल, मैं आपको बताऊं कि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का सारा सवाल आपको नहीं आता, इनकेस आपने पहली दफा पढ़ा है, कोई ऐसी चीज आ गई है, वो सवाल भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये तो डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग में सिचुएशन गिवन होगी, आपने उसको अपने तरीके से हल करके दिखा देना बस। जैसे इस सवाल के अंदर वो कहता है क्या उसे सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए या नहीं। अगली बात कहता है कि अगर उसका स्टॉक खत्म हो जाता है तो वो वहां कराची से ही खरीदता है एक सप्लायर से, जो उसे 25% ज्यादा कीमत पे देता है। अब हम ये देख लेंगे कि अगर हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते तो हमें सप्लायर से 25% ज्यादा कीमत देकर मिल जाएगा, और अगर हम सेफ्टी स्टॉक रखेंगे हमें होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी। कितनी? कहता है अगर आपने एक दिन का यूजेज है 1000 और 1000 यूनिट को सेव रखने की कॉस्ट 1 मिलियन है, अगर आप 1000 यूनिट को होल्ड करते हो अपने पास, यानी एज अ सेफ्टी स्टॉक पे रखते हो, तो 1 मिलियन आपको हर 1000 यूनिट पे आएगी। ठीक होगी बात। आगे वो कहता है कि बाकी तो सिंपल, सवाल खत्म हो गया। सबसे पहले अगर सवाल आपके सामने है तो आपने अपने सामने सवाल भी रखना है, साथ साथ हम यहां भी देखेंगे। हमें एक्स के और वाई के, एक्स के 2 kg चाहिए और वाई के 3 kg चाहिए। किस मकसद के लिए? जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका मतलब है हमें अपना 1 यूनिट बनाने के लिए 2 kg चाहिए एक्स के और 3 kg चाहिए वाई, और हमारा एक दिन का इस्तेमाल कितना है? 1000 के यूनिट डेली। इसका मतलब है हमें रोजाना की बुनियाद पे एक्स के चाहिए 2000 kg
और वाई के चाहिए 3000 kg रोजाना की बुनियाद पर, क्योंकि हर 1000 यूनिट चाहिए और 1000 यूनिट के लिए 2 पर यूनिट एक्स है, तो 1000 यूनिट के लिए कितने केजी चाहिए होंगे 2000, और वाई के कितने चाहिए होंगे 3000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम, ये हमारी वर्किंग है, अगर हम x की बात करें और y की बात करें, x के 2 यूनिट y के 3 पर यूनिट, और फॉर 1000 यूनिट्स 2000 और 3000। डन। अब इन केस अगर हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते, इन केस हम सेफ्टी स्टॉक, हमें एडिशनल कॉस्ट कितनी पड़ेगी वो यहां पर लिखा हुआ है। नॉर्मल कॉस्ट है 400 रुपए। अगर आप कराची वाले भाई साहब से खरीदते हो तो वो 25% ज्यादा कीमत लेगा। आपको पता है कि जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो एडिशनल कॉस्ट को कंपेयर कर लेते हैं कि हमें एडिशनल कॉस्ट कितनी पड़ेगी दोनों केसेस में। तो आपको 400 का अगर हम ले लें 25%, तो 100 रुपया हमें एडिशनल देना पड़ेगा, मतलब 500 रुपए में हमें पड़ेगा एक यूनिट। और अगर हम वाई का यूनिट उस खरीदते हैं कराची वाले से, तो वो 62.1 kg के ऊपर, और हमें कितने केजी चाहिए एक्स के 2000 kg, वाई के कितने चाहिए 3000। अगर हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते और अल्लाह ना करे स्टॉक आउट हो जाता है, तो हमें कराची वाले से चीज एडिशनल खर्चे पे 400 तो पड़ना ही पड़ना था, चाहे कराची से खरीदो चाहे पिशावर से खरीदो। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी पड़ रही है, एडिशनल कॉस्ट 2000 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 का 62.5 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 2 लाख। और ये कितना आ गया 187 टोटल 3875। मतलब अगर हम होल्डिंग स्टॉक नहीं रखते, अब सिचुएशन समझते जाओ, अगर हम होल्डिंग स्टॉक नहीं रखते और ऑर्डर आ जाता है, होल्डिंग स्टॉक नहीं रखते और ऑर्डर आ जाता है, तो हमें उस दिन का ऑर्डर को मीट करने के लिए 400 रुपए और वो जो नॉर्मल कॉस्ट 62.4 तो पड़नी है, 100 रुपए और 62.5 पर केजी के हिसाब से एक्स्ट्रा भी पड़ जानी है। तो ये है नुकसान होल्डिंग स्टॉक ना रखने का एक दिन का। अब हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं, और अगर हम होल्डिंग स्टॉक रखते हैं, हर 1000 के पीछे हमें 1 मिलियन पड़ेगा। अगर आप 1000 अपने पास रखते हो ना, क्योंकि अगर एक दिन का रखते हो, 1000 एक दिन का ना, एक दिन एक्स्ट्रा रखते हो ना, तो आपको 1 लाख 1 मिलियन एक्स्ट्रा पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं, अगर हमारी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है तो हम सेफ्टी स्टॉक रख लेंगे, सॉरी सेफ्टी स्टॉक नहीं रखेंगे अगर होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, और अगर स्टॉक आउट कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है तो फिर सेफ्टी स्टॉक रख लेंगे। तो हम ये देखते हैं कि दोनों कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। ये तो पर डे की कॉस्ट हो गई ना। चलें जी, नंबर ऑफ डेज 10 दिन है, 11 दिन है और 12 दिन है। अगर 10 दिनों में ऑर्डर मिलता है, यानी 10 दिन तो नॉर्मल डेज है ना, और मैक्सिमम कितने हम लेट हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लेट 10 दिनों में अगर ऑर्डर आ गया तो क्या हमें कोई स्टॉक आउट होगा, नहीं, नो स्टॉक आउट। अगर 11 दिनों में आया, हमने रखा हुआ है 10 दिनों का स्टॉक और ऑर्डर हमें मिला 11 दिनों में, तो एक दिन हमें स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ जाएगी, मतलब एक दिन का स्टॉक हमारे पास होगा ही नहीं, एक दिन का स्टॉक हमारे पास होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है 10 दिनों के केस में अगर हमें 11 दिनों में स्टॉक मिलता है तो एक दिन चांसेस है ना स्टॉक आउट होने के, और अगर 12 दिनों में मिलता है तो 2 दिन स्टॉक आउट के चांसेस हो गए। ये वही प्रोबेबिलिटी है एक तरह की। ये प्रोबेबिलिटी फॉर्म में नहीं उसने दिया, उसने नंबर ऑफ ऑर्डर में दे दिया
नंबर ऑफ डेज में दे दिया है, ये वही कि अगर 10 दिनों में ऑर्डर मिलता है और 10 दिनों के ही हमें यूज, यानी 20 ऑर्डर तो 10 दिनों में मिल जाते थे ना, तो हमने अपना सेफ्टी स्टॉक रखा, 10 दिनों का स्टॉक नॉर्मल रखा हुआ। ऑर्डर मिला 11वें दिन तो 1 दिन का स्टॉक आउट हो गया। ऑर्डर मिला 12 दिन के बाद 2 दिन का होगा, क्योंकि हमने कितने दिन का स्टॉक रखा हुआ है, 10 दिन का। फिर यहां पर है, ये एक केस हो गया कि अगर हमें सिर्फ स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी पड़ती है। नंबर 2 पे आ जाए, 11 दिन का स्टॉक रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है? 11 दिन का। और अगर हमारा नया ऑर्डर 10 दिनों बाद आ गया तो नो स्टॉक आउट, 11 दिनों में आ गया नो स्टॉक आउट, 12 दिनों में मिला और हमने कितने दिनों का रखा हुआ है, तो 1 दिन का स्टॉक आउट के चांसेस बन गए। ओके होगी बात। नेक्स्ट, फिर वही 12 दिन, आपने 12 दिन का स्टॉक रखा हुआ है और मैक्सिमम लेट भी कितना हो सकता है? 12 दिन। तो स्टॉक आउट के चांस क्या हुए? कोई चांस नहीं। टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट, टोटल, अगर कॉलम भी बना लो तो एक कॉलम बना लो ताकि आपको ना सवाल हल करते हुए परेशानी नहीं होगी। नंबर ऑफ अकरेंस इन ईयर, एक साल के अंदर ऐसा कितनी दफा हुआ है। ये जो 1 दिन का सेफ्टी यानी आपने एक्स्ट्रा स्टॉक आउट होगा, ये 11वें दिन वाला है या 12वें दिन वाला है? क्योंकि 10 दिन का तो है। 11 दिन पे नंबर ऑफ अकरेंस साल में कितनी दफा ऐसा हुआ है? 3 दफा। 12 दिन लेट हो कितनी दफा हुआ है साल में? 1 दफा। ये वही प्रोबेबिलिटी फाइंड, उसने प्रोबेबिलिटी नहीं बताई, उसने एक तरीकाकार बता दिया। फिर ये 12 दिन वाला है, 11 दिन का स्टॉक है ना, ये 1 दिन स्टॉक आउट कौन सा दिन है? 12वां दिन है, 10वां दिन है, 11वां दिन है? 12वां दिन। और 1 और 0 तो है ही 0। अब आए स्टॉक आउट कॉस्ट फाइंड कर लो। स्टॉक आउट कॉस्ट का वही फार्मूला, 1 दिन की स्टॉक आउट कितने में पड़ी हमें? 1 दिन की स्टॉक आउट 387500 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय, अगर सवाल के अंदर कभी नंबर ऑफ ऑर्डर भी बताया हुआ तो वो भी उसे मल्टीप्लाई कर देते। 1 दिन स्टॉक आउट होगा 387500 में पड़ जाएगा। और साल में कितनी दफा इसके चांस है स्टॉक आउट होने के? 3 दफा। फिर 387 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 कौन सा भला? 2 दिन मल्टीप्लाइड बाय साल में कितने चांसेस हैं? 1। ये हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट है। अगर 10 दिन की स्टॉक आउट कितनी? कितना? 1162500 और 77500 ट्रिपल। और यहां पर स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी पड़ रही है हमें? 387500 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये कितना आ जाएगा? 2 तो नहीं आएगा, 1 आएगा। ये सीधी सीधी 387500। और इसमें स्टॉक आउट हमें होगा ही नहीं। होल्डिंग कॉस्ट, हाँ जी, होल्डिंग कॉस्ट तो ये आप मुझे बताएं, अगर आपने 10 दिन का स्टॉक रखा हुआ है, अगर आपने 10 दिन का स्टॉक अपने पास रखा हुआ है तो आपको कितनी होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी एक्स्ट्रा? नॉर्मल यूजेज भी 10 दिन है, आपने स्टॉक भी 10 दिन का रखा हुआ है, तो सेफ्टी स्टॉक कितना रखा हुआ? 0। तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट यहां पर है 0। हाँ जी, नॉर्मल यूजेज 10 दिन का है, नॉर्मल यूजेज 10 दिन का है, आपने 11 दिन का स्टॉक रखा हुआ है। कितने दिन का एक्स्ट्रा स्टॉक रखा हुआ है? 1 दिन का, मतलब 1000। 1 दिन का मतलब 1000, और 1000 की सालाना 1 मिलियन। सालाना होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 1 मिलियन। तो यहां पर 1 दिन का है तो आपने 1 मिलियन आपको होल्डिंग कॉस्ट पड़ जाएगी पूरे साल।
अगर आपने 12 दिन का स्टॉक रखा हुआ है तो कितने दिन का सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है? 2 दिन का। तो आपको सालाना फिर कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी 2 दिनों के लिए? 2 मिलियन। टोटल कॉस्ट। हाँ जी, कर ले फाइन टोटल कॉस्ट। 1937 इस पूरे बॉक्स को प्लस करना है। कितना? 1937500। फिर इसको 1387500। फिर इसका 2 मिलियन। हाँ जी, कितने दिनों के सेफ्टी स्टॉक में हमें कम से कम कॉस्ट पड़ रही? अगर हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते तो हमें कॉस्ट पड़ती है टोटल होल्डिंग प्लस स्टॉक आउट 1937500। अगर हम एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो एक दिन का स्टॉक आउट होने का चांस बन जाएगा। तो कितनी कॉस्ट पड़ी? 13875। और अगर हम 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, स्टॉक आउट तो 0 हो जाएगा, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी? 2। तो डिसीजन बताएं, रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन है कि एक दिन का सेफ्टी स्टॉक उसको रख लेना चाहिए, इस सूरत में उसे कम से कम कॉस्ट पड़े। दोबारा इसको पहले एक दफा नोट कर ले, मैं दोबारा भी रिवाइज करवा दूं। दोबारा इसको देख लें। नंबर ऑफ डेज उसने खुद बता दिए थे। हमने देखा कि अगर इतने दिनों का स्टॉक उसके पास है तो टोटल पॉसिबिलिटी में स्टॉक आउट क्या क्या हो सकता है। 10 दिन को किसके साथ कंपेयर किया हमने? 10 दिन के साथ, 11 दिन के साथ, 12 दिन के साथ। 10 दिन में मिलता है 10 दिन का स्टॉक है, नो स्टॉक आउट। 10 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है, 11 दिन में मिलता है 1 दिन का स्टॉक आउट। 12 दिन में मिलता है 2 दिन का। मतलब इस 10 को हमने सबके साथ कंपेयर किया। ये बिल्कुल कल वाला सवाल है। कल प्रोबेबिलिटी गिवन थी कि जैसे हमने कहा था अब स्टॉक लेवल 1500 है, डिमांड आ जी 1500, 1600, 1700, 1800, तो हमने सबके स्टॉक आउट के चांस देखे। उसमें प्रोबेबिलिटी थी, इसमें डेज बताया। इसको मेरे ख्याल में अगर मैं आई कैप के तरीके से ना करता तो मैं इसकी पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करता। कैसे? 20 दिनों की प्रोबेबिलिटी 20/24, 3/24, 1/24 और 100 से मल्टीप्लाई कर देता। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके सवाल करता। डिसीजन में कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर प्रोबेबिलिटी आ जानी थी कि कितने चांसेस हैं, 12 दिनों की क्या प्रोबेबिलिटी है, 11 दिनों की क्या प्रोबेबिलिटी है, 10 दिनों की क्या प्रोबेबिलिटी। फिर हमने देखा कि चलो ठीक है, अगर एक दिन में स्टॉक आउट होगा, लेकिन साल में वो कितनी दफा ऐसा होगा? ये 11 दिन का है, एक दिन लेट होने का चांस 11 दिन का है। 10 दिन है ना, अगर एक दिन लेट होगा, 2 दिन लेट होगा, तो ये 11 दिनों में मिलेगा, ये 12 दिनों में मिलेगा। 11 दिनों वाला साल भर में 3 दफा होता है। इसका मतलब है एक दफा खर्चा पड़ेगा, फिर दूसरी दफा भी 3 दफा खर्चा पड़ेगा। और 12 दिन साल में सिर्फ एक दफा ही हुआ है, तो एक दिन का खर्चा पड़ेगा। तो ये जो, इसलिए हमने एक दिन मल्टीप्लाइड बाय साल में कितनी दफा? 3 दफा। एक दिन साल में 3 दफा और एक दिन का ये खर्चा, फिर 2 दिन ये साल का खर्चा, फिर ये तो आगे वो सिंपल वही चीज है। होल्डिंग कॉस्ट कैसे पता चली? आपने 10 दिन का नॉर्मल यूजेज है, 10 दिन का स्टॉक रखा हुआ है, होल्ड तो एक्स्ट्रा किया ही नहीं हुआ। आपने अगर 11 दिन का रखा हुआ है, फिर आपको एक दिन की होल्डिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी। और अगर आपने 12 दिन का रखा हुआ है तो 2 दिन की होल्डिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ेगी। और वो ये बताई हुई एंड पे कि वो कहता है डेली बेस पर 1000 यूनिट को सेव करने का 1 मिलियन पर एनम पड़ता है। तो वो हमने एक दिन के लिए 1 मिलियन, 2 दिन के लिए 2 मिलियन।
चलें जी, ये सवाल और इसके बारे में आपको पता भी है कि आई कैप ने क्या लिखा हुआ है कि 5 या 6% लोगों ने इसमें से पासिंग मार्क्स लिए थे। 5 या 6%। मसला क्या है, आई कैप जब सवाल का स्ट्रक्चर चेंज करता है ना तो थोड़ी सी परेशानी होती है। हाँ, अगर आप पेपर में ऐसे सवाल अगर आ जाएं, आप अपना सवाल शुरू कर दिया तो कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट को थोड़ी बहुत फाइंड हो जाएगी, कुछ स्टॉक को थोड़ी बहुत, कुछ ठीक कुछ गलत, लेकिन ना करने से बेहतर है करके आना। और अगर कोई चीज आपको ना मिल रही हो सवाल के अंदर तो अजम्पशन लेकर ना सवाल को आगे बढ़ाना है। कोई चीज उस तरह की अजम्पशन ले लो अगर आपको लगता है कि उसको, उस पॉइंट को छोड़ के सवाल को आगे बढ़ा, तब सवाल आपका कंप्लीट होगा। वरना तो सवाल कॉस्ट अकाउंटिंग का ना सवाल बंदा पढ़ता ही रहता है। 3 घंटे एक सवाल पेपर पूरा पढ़ने के लिए कम है, यानी अगर आप वहां समझने बैठ गए ना तो 3 घंटे में तो सवाल समझे नहीं जाएंगे। रिक्वायरमेंट पढ़ो, शुरू कर दो, कोई परेशानी की बात नहीं। अगला सवाल देखें, कहता है कि आप एडवाइस करें एमएल को कि सेफ्टी स्टॉक इंक्रीज करे या ना करें टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट। ये स्प्रिंग 23 में सवाल है, 9 नंबर का। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ये भी स्प्रिंग 23 5 नंबर का, मतलब 14 मार्क्स का सवाल ये स्प्रिंग 23 में आया और ऑटम 23 में 16 नंबर का आया और स्प्रिंग 24 में आया ही नहीं। अब हो सकता है ये अगर अपने साल को काबू रखेगा फिर तो नहीं आएगा कि जैसे वो पिछला ट्रेंड 23 में आया फिर 24 में नहीं आना, लेकिन ऐसा चांस कम ही है। ये डिसीजन मेकिंग ही है, ये तो डिसीजन मेकिंग ही है। हाँ जी, इस सवाल के अंदर वो कहता है कि क्या उसे सेफ्टी स्टॉक बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। फिर वही बात, सवाल में लिखा हुआ है मसरूर लिमिटेड यूजेस ईओक्यू मॉडल टू ऑर्डर वन ऑफ इट्स रॉ मटेरियल एमसीआरएम द ईओक्यू यूजिंग द एग्जिस्टिंग डाटा 72। ये ईओक्यू है उसका। एमएल मेंटेन सेफ्टी स्टॉक इक्वलेंट टू डेली यूजेज, पहले भी सेफ्टी स्टॉक रखता है 2000। प्रेजेंटली 10 ऑर्डर्स आर प्लेस्ड। एनुअल डिमांड को बता सकता है एनुअल डिमांड कितनी है? 7 लाख। कैसे पता चला? एक ऑर्डर में 72,000 यूनिट मंगवाता है और 10 ऑर्डर पूरे साल के हैं, तो अगर हम एनुअल डिमांड की बात करें तो 7,20,000। नेक्स्ट, वो कहता है लीड टाइम कितने दिन है? 1 महीना तकरीबन। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 86,400। ईओक्यू बता दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर, एनुअल डिमांड, सब कुछ बता दिया। इस सवाल के अंदर ना होल्डिंग कॉस्ट नहीं थी, इस सवाल के अंदर होल्डिंग कॉस्ट नहीं थी। तो ईओक्यू का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ना हमारा। ईओक्यू का फार्मूला क्या होता है? EOQ is equal to 2 multiplied by annual demand multiplied by ordering cost divided by holding cost square root। आपको बात EOQ गिवन है, एनुअल डिमांड हमारी फाइंड होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी गिवन है, तो पीछे होल्डिंग कॉस्ट ही गई ना, तो होल्डिंग कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। यानी इस सवाल के अंदर अगर कोई परेशानी वाली बात थी तो वो यही थी कि होल्डिंग कॉस्ट सवाल के अंदर नहीं थी। तो इसको पुट करो, जरा बताओ होल्डिंग कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, और अगर आपने फाइंड की हुई तो वो बता दें। फाइंड की हुई है या भी किया? होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 20। चलिए जी, नेक्स्ट। अब आ जाए, कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिले इन लीड टाइम, मतलब 30 दिन से भी ज्यादा दिन लग सकते हैं। कहता है 4 दिन लेट हो सकता है और उसके चांसेस है 0.1। फिर वो कहता है 10 दिन लेट हो सकता है, उसके चांसेस है 0.06। दूसरी परेशानी वाली बात, वो परेशानी वाली बात नहीं है, बस सोचने वाली बात है। 3 यूनिट्स ऑफ MCRM आर रिक्वायर्ड टू फाइनल प्रोडक्ट। मतलब ये जो आप मंगवाते हो ना, ये आप बेचते नहीं हो, ये आपका रॉ मटेरियल है। कितने यूनिट चाहिए होती हैं आपके फाइनल प्रोडक्ट के लिए? 3। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फ्रॉम द फाइनल प्रोडक्ट 1800 पर यूनिट
ये कौन सी कॉस्ट है? होल्डिंग कॉस्ट है, स्टॉक आउट है? ये तो स्टॉक आउट कॉस्ट है क्योंकि कंट्रीब्यूशन है। और फाइनल प्रोडक्ट है या एमसीआरएम का है? फाइनल प्रोडक्ट। और 3 यूनिट चाहिए उसके लिए जी। तो जब हम ये निकालेंगे तो उसके अंदर करेंगे करेंगे क्या? नहीं नहीं, हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, जो एनुअल डिमांड है, वो तो फाइनल प्रोडक्ट की होगी। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये जो हमने फाइंड किया है ना, ये एमसीआरएम से किया है। ये देखें, ये आपको जो 7,72,000 यूनिट चाहिए ना, ये एमसीआरएम के चाहिए, ये फाइनल प्रोडक्ट की बात नहीं की, ये उसी रॉ मटेरियल की बात की है। पहले तो बात ही रॉ मटेरियल की हो रही है ना। हाँ, 7,20,000 से फाइनल प्रोडक्ट कितनी बन सकती है, वो उसको 3 पे डिवाइड कर देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ जी, इसमें भी उसी तरह से सवाल कर लेते हैं, एक ही पैटर्न रखते हैं ताकि ना चलो कुछ ना कुछ ना भी समझ लगी तो लाइनें लूने तो लगा के आएंगे। मतलब अगर हमें कुछ नहीं समझ लग रही तो ये तो पता ना चले जी। डिले टाइम कितना है जी? डेज। 4 दिन लेट हो सकता है, 10 दिन लेट हो सकता है। 4 दिन भी लेट हो सकता है, 10 दिन भी लेट हो सकता है। अगर 4 दिन लेट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? या पिछले सवाल में प्रोबेबिलिटी नहीं थी, अदरवाइज तो 0.10 और 0.06 प्रोबेबिलिटी आ गई। स्टॉक आउट, एक दिन का यूजेज पता है कितना है अलीश भाई? नहीं पता? चलो पढ़ के बता। एक दिन का यूजेज कहां से पता चला? ML मेंटेन सेफ्टी स्टॉक इक्वलेंट टू डेली यूजेज। अपने पास वो स्टॉक को रखता है सेफ्टी स्टॉक 2000। रिक्वायरमेंट क्या है? क्या उसे सेफ्टी स्टॉक पहले से बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या सेफ्टी स्टॉक पहले से बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? ये मेन सवाल है। ओके की बात। अच्छा, इसमें आई कैप ने जिस तरह से सवाल हल किया हुआ है ना, मैं वैसे नहीं करवा रहा, मैं सवाल आपको करवा रहा हूं पुराने पैटर्न पे जैसे हम कर रहे हैं अभी, ताकि कम से कम थोड़ा सा कुछ दिल को तसल्ली है कि उसी पैटर्न पे हम सवाल करेंगे। और आई कैप का तरीका भी बता दूंगा। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी आ गई। और स्टॉक आउट कितने यूनिट्स हैं? चले ये आप सबसे बारी बारी पूछते हैं, जिनको नींद शदीद किस्म की सता रही है ना, उनको जगा लेते हैं। चलें, 4 दिन लेट ना हो, 4 दिन लेट होने का चांस है। 2000 हम पहले ही रखते हैं, तो मुझे ये बताएं अगर 4 दिन लेट हो जाएगा तो कितना स्टॉक आउट हो जाएगा? 8000। कैसे? एक दिन के 2000, अगर 4 दिन लेट हो गया 8000। 8000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 6000। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2000 तो पहले ही रखता है, हमने तो देखना है कि एडिशनल वो कितना सेफ्टी स्टॉक रखे। उसे जरूरत 8 दिन की है, जरूरत 8 दिन 4 दिन की है 8000 की, लेकिन 2000 क्योंकि पहले ही है तो हम तो एडिशनल सारा कुछ देखते होते हैं। हाँ जी, कौन बताएगा नेक्स्ट? 10 दिनों में कितना स्टॉक चाहिए अलिशबा? एक दिन में 2000, 10 दिन में 20,000। 2000 पहले पड़ा हुआ है तो एडिशनल स्टॉक आउट के क्या चांसेस हैं? देखें, ओवरऑल स्टॉक आउट होगा आपका 20,000, लेकिन 2000 का सेफ्टी स्टॉक पड़ा हुआ है, तो फिर स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी पड़ सकती है आपको? 18,000 यूनिट की। आप मुझे खुद बताएं कि ये तो है रॉ मटेरियल, तो जो कंट्रीब्यूशन गिवन है वो तो गिवन है आपको फाइनल प्रोडक्ट। तो 1 यूनिट को बनाने के लिए 3 यूनिट चाहिए, तो 6000 यूनिट में फाइनल प्रोडक्ट के कितने यूनिट बन जाएंगे? इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे
और इसको भी 3 पे डिवाइड कर दें। इसका मतलब है हमारे 2000 एडिशनल यूनिट नहीं बनेंगे। इन 2000 यूनिट का हमें स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ जाएगी, मतलब हमारा प्रॉफिट नहीं आएगा। 6000 MCRM ना मिले तो 2000 फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगी, और अगर 2000 फाइनल प्रोडक्ट ना बनी, हमारा कस्टमर हमसे खरीदने आएगा और हमारे पास नहीं होगा, वो प्रॉफिट हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा। वो स्टॉक आउट कॉस्ट वही है, तरीका भी वही है। 2000, चले यहां पर हम स्टॉक आउट कॉस्ट लिखने लगा, स्टॉक आउट कॉस्ट 2000 हमने फाइनल प्रोडक्ट लेना है अब, क्योंकि आपको ये जो कंट्रीब्यूशन लॉस गिवन है ना, ये फाइनल प्रोडक्ट का गिवन है 1800। 18 फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड तो नहीं, क्योंकि उसका हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं, कॉलम ना बन, ये जरूरत नहीं है, ऐसे कॉलम तो छोड़ सकते हो आप, डायरेक्ट 6000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय कर सकते हो। हाँ जी, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1800 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ, ये वही तरीका कार है स्टॉक आउट कॉस्ट फाइंड करने का, वही तरीका, स्टॉक आउट यूनिट्स, स्टॉक आउट कॉस्ट, प्रोबेबिलिटी, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर है तो वो भी। दूसरे केस में क्या आएगा, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 1800 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 10। लो जी, आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट आ गई। कितना? पहला 3600 और दूसरे का 64 ओके की बात, ये हमारे पास स्टॉक आउट कॉस्ट है। अगर हम कोई भी होल्डिंग नहीं रखते तो चांसेस हैं कि हमें या तो इतनी स्टॉक आउट, अगर 4 दिन डिले हो गया तो इतनी स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ जाएगी, अगर 10 दिन डिले हो गया तो इतनी स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ जाएगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें स्टॉक आउट कॉस्ट ना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पास सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये स्टॉक आउट कॉस्ट ना पड़े तो अपने पास सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा। कितना? 4 दिन वाले के केस में कितना सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा? 6000, क्योंकि खरीद के तो रॉ मटेरियल रखना है ना अपने पास। और अगर 10 दिन का डिले के केस में आपको कितना सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा? आप मुझे बताएं, अगर 4 दिन वाले का होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? 6000 मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट कितनी आई? 24। कितनी आ गई टोटल? 144 000 144 000। और अगर 10 दिन का केस हो तो हमें 18000 यूनिट रखने पड़ेंगे, और एक यूनिट को सेव करने की कॉस्ट कितनी है? 24 4 32,000। चलो जी, रिकमेंडेशन आपकी तरफ से आएगी। पहले एक दफा सवाल नोट कर लें, फिर मैं आपसे रिकमेंडेशन पूछता हूं कि हमें सेफ्टी स्टॉक बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ जी, पहुंच गया। चलें, अब सवाल देखिएगा जरा। अगर आप होल्डिंग सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते, आपका 144,000 बच जाएगा और इतना स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ जाएगी। मतलब अगर हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते तो स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ेगा, ये हमें हमारी कॉस्ट बच पड़ेगी और ये हमारा सेव हो जाएगा। अगर हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते, सेव कितना हो रहा है? 144,000, और स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ कितनी रही है?
हमें फिर सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए या नहीं? क्योंकि हमें लॉस हमारा ज्यादा हो रहा है, सेविंग हमारी कम हो रही। फिर यहां पर देखें दूसरे केस में, अगर हम 10 दिन का सेफ्टी स्टॉक अपने पास रखते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी, नहीं रखते तो ये होल्डिंग कॉस्ट सेव हो जाएगी। मतलब ना रखने पे कितनी सेविंग है और इतना स्टॉक आउट कॉस्ट है। तो इस केस में क्या कौन सा बेनिफिशियल है, सेफ्टी स्टॉक रखना या ना? क्योंकि सेफ्टी स्टॉक रखते हैं ये सेविंग बन जाएगी, ये लॉस हो जाएगा, तो लॉस हमारा कम हो गया। तो आई कैप का सोल्यूशन वो कहता है कि दोनों केसेस में हमारी होल्डिंग कॉस्ट जो सेव हो रही है वो कम है और जो स्टॉक आउट कॉस्ट है वो ज्यादा है। तो हमें बेहतर क्या है कि अपनी ज्यादा कॉस्ट बचाएं। तो कौन सी कॉस्ट बचाएंगे? स्टॉक आउट कॉस्ट। तो हम दोनों रिकमेंडेशन है कि चाहे आप 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लो फिर भी फायदे में हो, 10 दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लो फिर भी फायदे में। तो रिकमेंडेशन में है कि उसे, क्योंकि सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट क्या थी, वेदर इट वुड बी एडवाइजेबल फॉर दिस टू इंक्रीज सेफ्टी स्टॉक। तो हमने रिकमेंडेशन में लिखना है कि एमएल को अपना सेफ्टी स्टॉक इंक्रीज कर लेना चाहिए। पेपर में ये आखिर जब भी डिसीजन मेकिंग का सवाल आता है रिकमेंडेशन लिखना जरूरी है। एमएल शुड इंक्रीज देयर सेफ्टी स्टॉक। अच्छा, हम ना सीवीपी पे जाने लगे, इसके जो एक दो सवाल है उनका मैं आपको सोल्यूशन शेयर कर दूंगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। फिर अगर ना समझ लगे, मेन तो आपको यही मसला आ रहा है ना कि कौन सी कॉस्ट इग्नोर करनी है और कौन सी कॉस्ट लेनी है, तो उसका सोल्यूशन शेयर कर दूंगा, उसके साथ कंपेयर कर लीजिएगा। क्योंकि मैं कहता हूं कि इसके बाद सीवीपी पे आ जाएं उसका थोड़ा सा, ताकि आज इफ्तिताह तो करें। पेज नंबर तो बता दे अगर। चलो नाम बताओ। अच्छा, इसके टोटल मेरे ख्याल में 34 क्वेश्चन है, जिसमें 20 क्वेश्चंस वो हमारी बुक के लिए और 5 से 6 क्वेश्चन वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बेसिक्स हैं। तो बाकी पीछे टोटल सवाल अगर हम देखें ना सीवीपी के, वैसे हम, क्योंकि सीवीपी एक वाहिद टॉपिक है जिसको डिस्कस करने की जितनी दफा मर्जी बंदा डिस्कस करे कम ही होता है। बाकी तो ऐसे ही है कि हम 2-2 दिन में एक टॉपिक हमारा इजीली कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो ये वाहिद टॉपिक है जिसके जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो इसकी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि जब समझ आने लगता है सही तरह से तो पेपर आ जाता है। तो इसका आपने सवाल स्टार्ट से शुरू करने हैं और पहला ही सवाल अब शायद सिंगल प्रोडक्ट वाला सवाल है, क्योंकि पिछली 2 दफा मुसलसल डबल प्रोडक्ट वाला सवाल है, लेकिन आपको सारे तरीके पता होने चाहिए। इसमें छोटी सी एक बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऐसे एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। याद रखें, अगर आपके पास ना मल्टीपल प्रोडक्ट हैं तो आपका मेन दिमाग में क्या चलना चाहिए? अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है ना, टेक्निक याद रखनी है पेपर के लिए। ईओक्यू हो गया कंप्लीट या अभी करना है? ईओक्यू नहीं किया, कब करना है? कितने सवाल हो गए हैं या अभी शुरू नहीं किया? उसको करो ना। अच्छा, तो फिर किसके साथ करना है बैठ के? उसकी भी छुट्टी है। चलो फिर भी अगर कोई कल तो मैंने फ्री 3:30 बजे होना, तो ये है कि अगर इसको शुरू करो और क्योंकि अब तो टाइम है ही नहीं, तो उसमें कोई मसला आता है ना तो वो ले आओ।
मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट बताई होंगी। आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहला मेन टारगेट है आपने टोटल निकालना है सब चीज का। सेल भी टोटल चाहिए आपको, सेल भी टोटल चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल चाहिए, कंट्रीब्यूशन भी टोटल चाहिए। ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए। जब ये सारे मिल जाएंगे तो फिर आपको फॉरन टारगेट चाहिए, फिक्स कॉस्ट टोटल चाहिए। ये आप ढूंढे, गिवन है तो ठीक है, नहीं तो क्या जैसे भी है। आपने इंडिविजुअल कॉलम की चीजें आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जरूरत नहीं है। आपको टोटल चीजें चाहिए। जब टोटल चीजें मिल जाएं, आपने अपना कंट्रीब्यूशन, अगर उसने चाहे आपको ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट में चाहिए तो उसका फार्मूला लगा दो, यूनिट में चाहिए तो उसका फार्मूला लगा दो, या दोनों में से एक फार्मूला आता है वो लगा के दूसरा बना लो खुद ही। मतलब फार्मूला क्या है ब्रेक इवन का? अगर अमाउंट चाहिए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। अगर आपको चाहिए अमाउंट में और यूनिट में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब और इसमें क्या मसाइल, मैं सारे मसले बता रहा हूं जिसमें टेक्निकल चीजें होती हैं। अगली बात, अगर इन दोनों में से आप एक फाइंड कर चुके हो तो दूसरा आराम से फाइंड हो सकता है। कैसे? यूनिट मिल गए, सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट मिल गई, सेल प्राइस पे डिवाइड कर दो तो यूनिट मिल जाएंगे। अमाउंट मिल गई तो अमाउंट से यूनिट में कैसे जाते हैं? सेल प्राइस पर यूनिट पे डिवाइड कर दो, यूनिट आ जाएंगे। और अगर यूनिट मिल गए तो मल्टीप्लाई कर दो, सेल प्राइस आ जाएगी। तो एक से दूसरे जगह जाना आसान है। परेशानी कौन सी है? अगर जब कभी आपको सेल इन टोटल गिवन हो, सेल इन टोटल गिवन हो और आपको सबकी रेशियो गिवन हो तो कभी भी डायरेक्ट रेशियो अप्लाई नहीं करते। मिसाल के तौर पर आपको सेल गिवन है 5 लाख, मैं बता देता हूं। वो कहता है जनाब इसकी जो रेशियो है ना वो है 2:1 और इसकी जो सेल प्राइस है पर यूनिट वो है 300, 400, 200। कहता है सेल अलग अलग करो ABC की, तो कभी भी सम ऑफ रेशियो और मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इसमें नहीं करते होते। जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए कि टोटल सेल को आपने एलोकेट करना है तो हमेशा टोटल सेल की वैल्यू पे किया करें, ना कि उसकी सेल रेशियो पे किया करें। कैसे फाइंड करोगे? इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आप एक रेशियो बनाओगे 600, 800, 200। ये इसके सम ऑफ रेशियो पे डिवाइड करना और हर एक की रेशियो से मल्टीप्लाई करना। यानी मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं होता। अगर कोई जिंदगी में ट्रिक खेला जाएगा तो यही होगा। मल्टीपल, बाकी बहुत आसान सवाल होता है इसका। चलिए जी, एक सवाल आपको दिखाते हैं। फिर पहला ही सवाल इसका है, फिर मैं आपको यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ट्रिक और कंट्रीब्यूशन मार्जिन का ट्रिक बताऊंगा। 8 नंबर का ये सवाल आया हुआ है और CVP का अपना जाती सवाल 8 से 10 या 12 नंबर का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन इसकी जो ग्रिप है वो बाकी टॉपिक्स के लिए अच्छी होती है। सवाल देखें कि ABC 3 प्रोडक्ट है, तीनों की सेल गिवन है इन मिलियन। सबसे पहले ये पहचानना है कि ये पर यूनिट है या टोटल है। टोटल है, रुपीज इन मिलियन टोटल। अब आपको टोटल सेल ही तो चाहिए होती है, मिल गई टोटल सेल, आपको सबको प्लस कर दें। ये ना कर देना कि सेल प्राइस पर यूनिट को प्लस कर देना, वो कुछ अजीब चीज ही बन जाएगी। टोटल सेल को, टोटल सेल नहीं है तो टोटल सेल फाइंड करो। फिर मटेरियल गिवन है, लेबर गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिन ऑल आर फिक्स्ड। कंट्रीब्यूशन के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होती है। अगर आपने पेपर पैटर्न पे जाना है तो सबसे पहले आपने लिखना है ABC टोटल। टाइम थोड़ा है तो डायरेक्ट प्लस करके लिख देना है पेपर। टाइम आपके पास कम है तो डायरेक्ट प्लस कर दो।
रुपीज इन मिलियन है। चलो जी, कैलकुलेटर आप सबके पास है, इन सबको प्लस करें। 1500 मिलियन प्लस 900 मिलियन, 1500, 900, 600, यही है। कितना हो गया? 3000 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल है 660, 360, 216। टोटल करो इसका 1 2। मैंने आपको एक बार वाजे कर दिया है, मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर पर यूनिट का हमें कोई लेना देना नहीं, टोटल पे फोकस करो। तो उसके बाद मटेरियल के बाद लेबर है। ए का कितना लेबर? 1 120 180। टोटल कितना आ गया? 300। यहां तक ओके है। नेक्स्ट, फिर नीचे आकर पढ़ो जरा। कहता है द एस्टिमेटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंटेड ₹380 मिलियन। टोटल ऑल फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ऊपर ना, ऊपर वाले पोर्शन के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड नहीं गिवन थे। आप देख लें, मटेरियल था, लेबर था, सेलिंग एडमिन था, ओवरहेड नहीं थे। कहता है सारी फिक्स्ड है सिवाय 75% ऑफ द टोटल इनडायरेक्ट। देखें, टोटल इनडायरेक्ट लेबर 40 मिलियन वेरीज इन प्रोपोर्शन इन द डायरेक्ट लेबर। जैसे लेबर चेंज होगी इसकी कॉस्ट भी चेंज होगी, तो ये तो वेरिएबल हो गया। कितना वेरिएबल हो गया? 40 मिलियन का 75%, 30। अब आगे देखें, फिर लिख लें इनडायरेक्ट लेबर। उसने डायरेक्ट टोटल बताया है तो डायरेक्ट टोटल में जाकर लिखते थे। कहता है इनडायरेक्ट लेबर 40 मिलियन का 75%, 40 मिलियन का 75% वेरिएबल है। आगे क्या कहता है? 100 मिलियन का 90% वेरिएबल है। कैसे? 90% ऑफ द टोटल पावर एंड फ्यूल 100 मिलियन वेरीज इन द प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्शन। और जो प्रोडक्शन पर बेस करता है, जो लेबर पर बेस करता है, वो वेरिएबल होता है। तो 100 मिलियन का 90% फ्यूल एंड पावर। बाकी सारा वो फिक्स है। 380 में से 30 और 90 वेरिएबल है। अगर मैं यहां पर बात करूं 380 में से 30 भी वेरिएबल है, 90 भी वेरिएबल है, बाकी सारे का सारा फिक्स्ड है। आगे चलते हैं नंबर 2 पे। कहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इंक्लूड, इसकी बात कर रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। 3%, 4% एंड 5% ऑफ द प्रोडक्ट ए बी सी आर द सेलिंग कमीशन। ये भी वेरिएबल कॉस्ट होगी। ज्यादा सेल होगी ज्यादा कमीशन देना पड़ेगा, कम सेल होगी कम कमीशन देना पड़ेगा। तो जरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कमीशन निकाल देंगे, बाकी वो भी फिक्स होगा। फिर नीचे लिखता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस विच आर एस्टिमेटेड 2% सेल ऑफ ए एंड बी, 4% सेल ऑफ सी। कहता है कमीशन शामिल है और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है, और ये क्या है? ये तो वेरिएबल हो गए। और जो सेल पे डिपेंड कर रहे हैं वो तो वेरिएबल हो गए। और कहते हैं द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट वाइज सेल्स एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम, ऑल अदर एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। कहता है कंप्यूट द ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट, आल्सो प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल्स इन अमाउंट। एक उसने पूछा है पूरी ब्रेक इवन बताओ, फिर कहते हैं उसको अलग अलग करके बताओ। अलग अलग फाइंड कभी भी नहीं करते होते मल्टीपल प्रोडक्ट के, टोटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलें जी, पहले तो यहां से मुझे बता दो 3, 4 और 5% कमीशन। इसका 3%, इसका 4% और इसका 5%। क्या आ गया? सेलिंग 1 मिनट कमीशन पहले कितना आ गया? 45, दूसरे का 36, तीसरे का 30, टोटल
111। फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का कमीशन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी एक एक्सपेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन भी सेल का 2% है, ए और बी का 2%। डिस्ट्रीब्यूशन किस में है? हाँ जी, तो उसी का ही लेंगे। इसका 2% भी लो, इसका 2% नहीं लेना, इसका लेना है 3%, इसका ही 4% और इसका ही, और इसमें से माइनस करना है आगे, क्योंकि कमीशन सेल का है, सेल कमीशन है, इसमें से आकर माइनस करना है। इसकी परसेंटेज नहीं ले लेनी कहीं, इधर आकर ये माइनस करना है कि इसके अंदर ये शामिल है। और 2% भी इसी का लेना है, सेल का, सेल का, और इसका कितना है 4, और इसमें से आकर ही माइनस कर देना। ये जो आपका 3% 45 आया हुआ है ना, ये 150 का नहीं है 3%, ये किसका है? 1500 का। तो यही आ रहा है 1500 का 3%, 45 ही आ रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ गया? 2% लो उसका 1500 का, 30, 18, 24, टोटल कितना आ गया? अब ये वाले जो खर्चे हैं, ये उनमें से जाकर माइनस करेंगे तो फिक्स एक्सपेंस आ जाएंगे। मतलब ये वाले खर्चे सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट ही, उनमें से जाकर माइनस करेंगे तो वहां फिक्स्ड बच जाएगा। ये आपके पास मेरे भाई आ गया कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन 3000 में से ये सारे माइनस कर देंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1161। CS रेशियो भी फाइंड कर लो। CS रेशियो का दूसरा नाम क्या बोला? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कैसे फाइंड करते हैं? 1161 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 38.7। पहला टारगेट हमने अचीव कर लिया, कौन सा भला? CS रेशियो फाइंड कर ली। अब दूसरा टारगेट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर। फिक्स्ड कॉस्ट का टारगेट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट तो बड़ी मासूम होती है, डायरेक्ट गिवन होती है। जो जो वेरिएबल है उसमें से माइनस कर दो, बाकी जो बचेगी सारी फिक्स्ड कॉस्ट। आए जरा, ये नोट कर लिया या अभी? चल फिर आगे चलते हैं, बता दिया करें क्योंकि स्क्रीन ऐसे ही चलती होती है ऐसे। अब आए जरा फिक्स्ड कॉस्ट में। पहले तो एक फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर पड़ी हुई है आपकी, ये वाली। क्या ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट है? नहीं, इसमें से क्या माइनस कर दिया? 330 भी माइनस किया, तो कितनी फिक्स्ड कॉस्ट बात की इसमें से? एक फिक्स्ड कॉस्ट, एंड में लिखते भी हैं। दूसरी फिक्स्ड कॉस्ट पर आए, ये जो एडमिन और अदर है ऑल फिक्स्ड, 90 प्लस 54 प्लस 36, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है। इसको प्लस करो सर, 180 पूरा 180। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी तो फिक्स कॉस्ट है, उसमें से कमीशन दोनों निकाल दो, बाकी उसने क्या फिक्स्ड है। 150 में से 45 भी माइनस करो, और ये आ गया। मैं यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं ना, ये था टोटल 150, 120 और 100। आपने इधर नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। इसमें से ये जो बॉक्स में है ये सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल थे। 150 में से 45 30 माइनस कर दो, 120 में से 36 80 माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बच जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट सबकी अलग अलग, फिर सबका टोटल कर लेंगे। इसमें से यहां पर माइनस करके लिख देते हैं 75 66 46, टोटल कर दो 180। लो जी 187, ये आपकी आ गई फिक्स्ड कॉस्ट। 62, लो जी सवाल हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गई, CS रेशियो भी आ गई, आपस में डिवाइड करेंगे, सेल्स आ जाएगी। टोटल या इंडिविजुअल? टोटल, क्योंकि हम कर ही सारे टोटल रहे, और उस टोटल सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर यूनिट्स हैं तो सेल के यूनिट्स पे, अमाउंट है तो सेल की अमाउंट पे।
और उसने पूछी अमाउंट है, टोटल अमाउंट और इंडिविजुअल अमाउंट। चलें जी, यहां पर आए फिर ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स कैसे फाइंड किया आपने? कितनी अमाउंट आई? 627 मिलियन। 627 मिलियन डिवाइडेड बाय सी एस रेशियो 16 मिलियन। ये तो टोटल सेल्स आई है। अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। टोटल सेल पे डिवाइड, सब की सेल से मल्टीप्लाई। टोटल सेल पे डिवाइड, सब की सेल से। टोटल सेल्स है, मैं यहां पर लिख देता हूं 1620 को 3000 पे डिवाइड, 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे एक सेल आएगी, 900 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी सेल आएगी, 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबकी अलग अलग ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी। ओके चले, तो ब्रेक इवन बताएं जरा, एक की कितनी है? 810 486 32 और ये आपकी टोटल आ जाएगी। तो ये सवाल इस तरह से आपने कंप्लीट करना। चलें नेक्स्ट चले, फिर नहीं जाना? चलो कर लो। शाम को जाना घर? रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, वो ना कैमरा खराब। जी फिक्स कॉस्ट चलें जी। अब आई कैप का ट्रेंड प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मतलब जो क्या हम ये सोचें कि अजय जी पहले ये हुआ था तो अब ये हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने कहा था ये हो जाएगा, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। तो इसलिए सिलेबस पूरा ध्यान से, हाँ अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ ना, सारे सवाल कुछ एवरेज करके आ जाओ, पेपर पास हो जाता है। मतलब अगर पूरा सवाल छोड़ना ये एक मौत के बराबर होता है कि अब वो एक सवाल 20 नंबर का आ जाए, पूरा ही छोड़ के आ जाए, तो मेरे फिर हमारी जंग रह जाती 80-50 की, 100-50 की तो जंग ही खत्म होगी। चलें जी आगे चलते हैं। फिर क्या बात नहीं समझ लगी? चले अगला सवाल। यूएल मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट X1 एंड Y1। अच्छा ये सवाल जो मैं आपको दूसरी टेक्निक बता रहा था ना, ये वहां पर है, X1 एंड Y1। फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू X1 एंड Y1। आपके पास सेल वॉल्यूम गिवन है 5200, सेल प्राइस पर यूनिट गिवन है, फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दी। जन्नती क्वेश्चन है, देखो ना, वॉल्यूम भी बता दिया, सेल प्राइस पर यूनिट भी बता दिया, सवाल तो खत्म हो गया। और आगे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस फाइंड नहीं करने, बताए हुए हैं।
अब सिर्फ हमने ये काम करना है कि बस थोड़ी सी एहतियात कर लेना कि ये जो पर यूनिट है इनको टोटल नहीं कर देना कहीं। पर यूनिट कभी टोटल नहीं होते। टोटल हमेशा टोटल का होता है। तो टोटल सेल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करें, हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है। आगे जो अगली कहानी है वो बाद में, पहले ये करते हैं। x1 x2 है या x, तो वो 1 क्यों लिखता है, xy लिख देता बस टोटल। चले जी, पहले आप मुझे सेल बता सकते हो। टोटल सेल 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4400, 2500 मल्टीप्लाइड बाय 22 मिलियन, 5.5 मिलियन टोटल टू। ये मेरे पास टोटल सेल्स आ गए। मल्टीपल प्रोडक्ट का सवाल ना बहुत आसान होता है क्योंकि इसके अंदर ट्रिक्स कम देता है वो, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद ये मल्टीपल प्रोडक्ट में अंदर लोग घबरा जाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 3000 मल्टीप्लाइड बाय 5000, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 2500। तो बताओ जरा कितना आ गया, 16 मिलियन, 15 मिलियन। और दूसरा 3750 टोटल 1875 कंट्रीब्यूशन। कितना टोटल नहीं, कंट्रीब्यूशन माइनस करो। 875 CS रेशो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल, क्योंकि हमें मल्टीपल प्रोडक्ट में टोटल ही चाहिए होता है। कैसे फाइंड होगा, 8750000 डिवाइडेड बाय 2750000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना 31.8%। अब आप फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है इसकी। फिक्स्ड कॉस्ट इसका टोटल करें 99,100,000। तो 99,100,000 डिवाइडेड बाय 31.8% कितने आ गया, 3,111,2508। ये चेक कर ले एक दफा, यही आ रहा है। अब इसको हमने एलोकेट भी करना है। अच्छा, जब आप आई कैप का सोल्यूशन देखोगे ना, मैं बार बार कह रहा हूँ सारे सवाल मैंने इसलिए करवाए, अगर आई कैप का सोल्यूशन देखोगे तो आप थोड़े परेशान जरूर होंगे। हालांकि आई कैप ने सिर्फ परेशान किया है, सवाल बहुत आसान है। हमने इसको एलोकेट करना है, तो ये ऊपर आपको टोटल सेल पे डिवाइड कर दो और अपनी अपनी सेल से मल्टीप्लाई कर दो। अब आई कैप ने जो सोल्यूशन किया एक दफा जाकर, क्योंकि सोल्यूशन की फाइल शेयर हो गई है, चले वो आज हो जाएगी। आपने अपना सोल्यूशन आई कैप के सोल्यूशन के साथ सिर्फ सोल्यूशन मैच करते होते हैं, उसको जो वर्किंग है ना उसमें ना फंस जाना कहीं। किसी सवाल का सोल्यूशन अगर आप देखोगे तो उसने एक ऐसे टेक्निकल तरीका तो नहीं है, और हमें तो पता चल जाता है क्योंकि सवाल कर रहे होते, आप लोगों को समझने में परेशानी आएगी। तो बेहतर है फिर अपने सारे सोल्यूशन अपने पास रखने हैं। जितने मैंने सवाल हल करवाए हैं, अगर आपके पास सारे सवालों का सोल्यूशन नहीं है तो किसी अपने दोस्त के मिन्नत तरला करें और उससे सोल्यूशन ले लें। बस उस दोस्त का मिन्नत अदा करें कि जिसकी राइटिंग आपको समझ लग जाए या उसको भी समझ लगती हो, बता सके, क्योंकि कुछ ऐसे जीनियस भी होते हैं ना, अपना लिखा नहीं समझ लगता जी। चेंज आ रहा है 8113 चले दोबारा अपना 3113207। अब इसको, अब आपने इसकी ये तो सेल फाइंड होगी ना टोटल। अब मुझे बताएं इंडिविजुअल सेल कैसे आएगी।
इसको टोटल सेल पे डिवाइड कर दो और अपनी अपनी सेल से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रेक इवन सेल्स आ जाएंगी। करो जरा 27 मिलियन पे डिवाइड, और 22 मिलियन से पहले मल्टीप्लाई करो, फिर 5.5 मिलियन से मल्टीप्लाई करो। पहला जवाब कितना आ रहा है? कितना? 24905। आगे 660। फिर दूसरी सेल 644। 622 641, और टोटल आपका यही आना चाहिए। चले यहां से एक और सवाल शुरू करने लगे हैं हमजा। वही माजरत करने लगा हूं कि लगा दिया। चले यहां तक हो गया। अब ये आगे यहां पर देखें, अगर यही वाला सवाल वो आपसे पूछे मुझे यूनिट फॉर्म में भी हम चाहिए, तो ये सेल प्राइस पर यूनिट पड़ी है ना, इस पे डिवाइड कर देंगे, यूनिट आ जाएंगे। आपने अगर ब्रेक इवन यूनिट में चाहिए, ब्रेक इवन इन यूनिट्स, तो पेपर में तो देखना है कि अगर जरूरत होगी तो फाइंड करने, नहीं होगी तो नहीं फाइंड करने। ये आपके पास सेल प्राइस पड़ी 4400, इसको 4400 पे डिवाइड कर देंगे और इसको 2200 पे डिवाइड कर देंगे। आपके पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स भी आ जाएंगे। तो बताया जरा कितने आ गए? 5660 और ये 2830। और अगर टोटल चाहिए तो टोटल भी बता देना, प्लस कर दो इसका टोटल करके 84। जो आपको इजीली फाइंड हो सकता है ना, पहले वो फाइंड कर लिया करो, दूसरी चीज अपने खुद ब खुद आ जाएगी। अमाउंट मिल रही है, अमाउंट फाइंड कर लेना, यूनिट्स मिल रहे हैं, यूनिट्स फाइंड कर लेना। ये सवाल अभी हो गया। इसका बी पार्ट भी है। चले जी अगला सवाल देखो जरा, खामोशी आप तो। एक आसान सवाल क्या आ गया, आगे देखें। ये दूसरे पार्ट के लिए इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पहले वो कहता है कंप्यूट द एग्जिस्टिंग ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, पहले कितने यूनिट सेल कर रहे हो वो भी गिवन है, अब कितने यूनिट सेल किए हैं वो भी गिवन है, दोनों का डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब आप पहले आपकी जितने यूनिट आप सेल कर रहे हो बताए हुए हैं। ये देखो 5000 और 2500, और अब यूनिट कितने सेल कर रहे हैं 5660 और 2800। जो इनका डिफरेंस है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो है। नेगेटिव क्यों आ रहा है? हाँ फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ही नहीं इसमें। ब्रेक इवन से अच्छा, ब्रेक इवन सेल्स हमारी ये है, ठीक है, तो नेगेटिव में लिख देंगे, आंसर ही लिखना है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब नेगेटिव में लिख देंगे ना, तो जब नेगेटिव लिखेंगे तो उसका जवाब तो मकसद तो पूरा हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट को नेगेटिव लिखा जाए तो नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब लॉस होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाँ जी 5000 से इसका डिफरेंस ले लेंगे, और 2200 है 2500 का इसका डिफरेंस। डिसीजन मेकिंग वाला अगला सवाल है।
यानी हर पॉइंट के अंदर एक पॉइंट डिसीजन मेकिंग का जरूर होता है। देखें जरा, अब जरा कोई बस इधर से गौर करना। UL Finance director has suggested that sales of X1 can be increased by spending 300,000 on advertisement and reducing selling price 5%, और X1 का सेल वॉल्यूम बढ़ जाएगा 20% से। सवाल क्या है? कहते हैं जी 3 लाख रुपया खर्चा करो, 5% कीमत कम कर दो, तो आपकी जो सेल वॉल्यूम है वो कितना बढ़ जाएगा? 20%। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास पहले जो नॉर्मल कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो कितना है। वो जो पहले गिवन है सवाल के अंदर, नॉर्मल कंट्रीब्यूशन कितना है? ये हमारे पास यही सवाल है ना। अगर हम कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं देते, कोई कुछ नहीं करते, तो ये हमारा नॉर्मल कंट्रीब्यूशन चल रहा था पहले, ठीक है। अब अगर वो कहता है जी 3 लाख एक्स्ट्रा खर्चा कर दो, तो हम देखते हैं कि 3 लाख खर्चा करने से सेल वॉल्यूम और कॉस्ट बढ़ने से क्या हमें हमारा कंट्रीब्यूशन पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं। पहला कंट्रीब्यूशन कितना चल रहा है? 8750,000। अब आ जाते हैं, पॉलिसी अप्लाई करते हैं, X1 Y1 टोटल। X1 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका जो पुराना डाटा है वैसे का वैसे रहेगा। पुरानी सेल्स कितनी है इसकी? 22 मिलियन। Y1 पे तो कोई फर्क, मैं Y1 की बात कर रहा हूं। Y1 का पहले लिखवा है कितना, और इसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? 3750। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, X1 चेंज हुआ है। X1 में क्या चेंजिंग आई है? वो कहता है 5% कीमत कम करो, रिड्यूस द सेलिंग प्राइस, तो 20% आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो नई सेल्स कितनी आएगी? पहले सेल थी 22 मिलियन, ऐसा ही है, मल्टीप्लाइड बाय 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 1.20। ये बात समझ लगी? कितना आया? 25080। तो हमारी नई सेल्स आ गई 25080,000। ये बात समझ लगी? अब आपके पास पुरानी वेरिएबल कॉस्ट इसकी कितनी थी? पुरानी वेरिएबल कॉस्ट 15 मिलियन। अच्छा, ये बात तो अब आपको पता होनी चाहिए, ऊपर 2% लगी हैं, एक 95%, एक 1.2%। इस पे कौन सी लगेगी? सिर्फ वॉल्यूम वाली। वॉल्यूम वाली परसेंटेज हर वेरिएबल कॉस्ट पे लगती है। वॉल्यूम वाली परसेंटेज हर वेरिएबल कॉस्ट पे लगती है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 20% बढ़ जाएगी। कितना आ गया? 18 मिलियन। अब बताएं जनाब, टोटल सेल भी बता दें और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बता दें। टोटल सेल अब कितनी होगी? 30580,000 और कॉस्ट को भी टोटल करते हैं 21750। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 8830। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगनी है वो भी तो है ना, 3 लाख। 3 लाख है 3 मिलियन है? 3 लाख। कंट्रीब्यूशन 8530,000 जी। फिक्स, ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट किस वजह से आ रही है? इंक्रीमेंटल की वजह से, तो ये रेलिवेंट फिक्स कॉस्ट है। हाँ जी, पुराना कितना था आपका कंट्रीब्यूशन?
8750,000। और अगर आप ये 3 लाख की एडवर्टीजमेंट करके वो सारा रोला रूला डाल के फिर आपका कंट्रीब्यूशन कितना बन रहा है 8530,000, तो आपको रोला डालना चाहिए या सुकून से पहली सेल करनी चाहिए। तो रिकमेंडेशन क्या है कि आपने एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ना, अपनी सेल प्राइस कम करें ना एडवर्टीजमेंट करें, क्योंकि आपका पहला कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू न्यू। तो आपकी रिकमेंडेशन है there is no need for advertisement because contribution will be reduced। अगर आप ये नया काम करते हो आपका कंट्रीब्यूशन पहले से कम हो जाएगा। जी हाँ, आंसर तो वही आएगा, क्योंकि वाई का कंट्रीब्यूशन तो दोनों में सेम ऐड हो रहा है। वाई के कंट्रीब्यूशन तो आप सिर्फ एक्स का कंट्रीब्यूशन भी देख सकते हो, सिर्फ ये तो आई कैप का स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने सोल्यूशन करवाया ऐसे आई कैप का स्ट्रक्चर है। अदरवाइज सिर्फ अगर खुद का करना है तो सिर्फ एक्स, क्योंकि वाई पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। चलें जी, अच्छा अब जरा ये रियो लिमिटेड वाला क्वेश्चन हमारा बुक का सवाल है, ठीक है। रेड लिमिटेड वाला भी बुक वाला सवाल है। अब आपने कल EOQ जिसका फाइनल नहीं हुआ, मैं आप साथ साथ काम किया करो, फिर बंदा ना साथ साथ चलता जाता है, वरना आपके ना क्लास में भी आप फेडअप हुआ करोगे, घर में भी फेडअप हुआ करोगे। साथ साथ चलोगे तो एटलीस्ट ये होगा कि चलो जो घर में नहीं समझ आएगी तो क्लास में पूछ लिया करो, क्लास में नहीं समझ आती घर में बंदा को मथा मुथा मारता है। तो आपने ना इसके 10 सवाल करके आने हैं, जिसमें से तकरीबन आपके काफी सारे सवाल तो बुक वाले एज इट इज, 2 सवाल हमने कर लिए, तो बाकी आपको एक्स्ट्रा जो सवाल होंगे 2 या 3 होंगे मैक्सिमम, लेकिन बुक वाले सवाल भी दोबारा करने हैं 10 तक माइनस करना है, क्योंकि इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है। पहले तो डिसीजन ही नहीं था ये, पहले क्या मतलब नहीं किया था, नहीं इंक्रीमेंट जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोजेक्ट होती है ना वो हमेशा लेते हैं। अगर पहले इनके नहीं लिया होगा तो भूल गए होंगे।